आज डेट है 28 अक्टूबर एंड अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का द हिंदू डे है फ्राइडे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो इसमें जो पहली न्यूज़ है, इट सेज स्टेट्स शुड हैव अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, अमित शाह ने कहा है कि आने वाले 2024 तक हर स्टेट में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक ऑफिस होगा। ठीक है, और इस टाइम जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं वो हैं अजय कुमार भल्ला। राइट, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑल्सो। एंड इफ़ यहाँ पे एक टर्म आया यूनिफॉर्म पॉलिसी, है ना, तो एक और इसी से रिलेटेड टर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे रिलेटेड भारत में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में 44 UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आर्टिकल है वो 44। देखो इसमें जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये कह रहा है झारखंड गवर्नर सीक सेकंड ओपिनियन इन केस अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर। झारखंड की कैपिटल है रांची और जो झारखंड के करंट चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। राइट, हेमंत सोरेन के अगेंस्ट में एक केस रजिस्टर किया था झारखंड के गवर्नर ने। जब हेमंत सोरेन माइनिंग पोर्टफोलियो रखते थे, माइनिंग मिनिस्टर थे जब अपने स्टेट के, तो उन्होंने एक स्टोन माइनिंग लीज ली थी जो एक कंपनी को दी, जो कंपनी उन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड थी। तो गवर्नर ने उनके अगेंस्ट में केस फाइल किया था, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि हमें एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, मतलब मुझे दोबारा इसको रिकन्सिडर करना चाहिए कि वो सही थे चीफ मिनिस्टर या नहीं थे। तो ठीक है, यहाँ पे गवर्नर से जो आर्टिकल आया है, गवर्नर का आर्टिकल होता है आर्टिकल 153। ठीक है, गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को हटाने के लिए कोई भी रूल स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नर जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। राइट, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ही उसको हटा सकता है और उसको अपॉइंट कर सकता है। प्रेसिडेंट हटाता है लेकिन CM की, उस स्टेट के CM की रिकमेंडेशन पे, कंसल्टेशन के बिना नहीं हटा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गवर्नर से रिलेटेड। देखो इसमें जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो कह रहा है कि क्वाइनेज विद इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस डेट्स बैक टू कुशानाज। राइट, यहाँ पे लिखा है कि जो कुशन्स थे हु हेल्ड फ्रॉम दिस सेंट्रल एशियन रीजन एंड रूल टिल 3rd सेंचुरी, दे वर द फर्स्ट टू यूज़ द इमेज ऑफ गॉडेस लक्ष्मी ऑन दियर कॉइन्स। मतलब पहली बार सिक्कों पे गॉडेस लक्ष्मी की इमेज को किसने इंट्रोड्यूस किया था? दे वर द कुशन्स। ओके, तो यहाँ पे UPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन था कि समुद्रगुप्त हैज़ बीन शोन प्लेइंग वीणा ऑन सम गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स पे वीणा को प्ले करते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया था। क्या स्टेटमेंट सही है? यस, इट इज़ करेक्ट। एंड द रीजन वॉज ही वॉज एन एक्सपर्ट इन म्यूजिक। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। इफ़ यू सी एनी क्वेश्चन विद द वर्ड वीणा, you have to click in your mind Samudragupta is associated with Veena. Right, he was a great musician also and Veena was his instrument. So assertion and reason दोनों ही correct है and reason is the correct explanation for assertion. और इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन किसने चलाए थे अपने शासनकाल में? तो दे वर द कुशान्स। राइट, एंड फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे तो वो लाए थे इंडो ग्रीक्स, और पहली बार कॉइन्स पे गॉड्स, भगवान की इमेजेस, ये इंडो ग्रीक की देन थी। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है कि इंडो ग्रीक जो थे उन्होंने गोल्ड कॉइन पहली बार इंट्रोड्यूस किए थे अपने शासनकाल में। राइट, बट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स वो थे कुशन्स के टाइम पे। आज का जो एडिटोरियल है इसमें है कि द ओल्ड बट रेलिवेंट स्क्रिप्ट ऑफ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये जो टर्म है ना, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा एक कंट्री है, ये यहाँ पे क्यूबा, और यहाँ पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये क्या था? ये अभी न्यूज़ में फिर से आ रहा है क्योंकि ये जो रशिया है और यूक्रेन है और USA, ये 3 कंट्रीज़ आपस में, या कह लो कि रशिया और USA ये आपस में भिड़ने की कगार पे हैं सिर्फ यूक्रेन की वजह से। ऐसा पहले हिस्ट्री में भी हो चुका है, पहले भी हो चुका है 1962 में। जैसे आज यूक्रेन को लेके हो रहा है, उस टाइम जो कंट्री थी वो थी क्यूबा। क्यूबा को लेके भी रशिया, अमेरिका, ये दोनों काफ़ी क्लोज आ गए थे और इन्होंने एक दूसरे के बॉर्डर पे न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दी थी। रशिया ने क्यूबा में ही अपनी न्यूक्लियर मिसाइल तैनाती किए थे, लेकिन USA ने टर्की में, जो कि रशिया के क्लोज है, वहाँ पे, जो टर्की रशिया का US का एक एली कंट्री है, वहाँ पे उसने तैनात किया था। ठीक है, देखो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था? क्यूबा में जो 1962 के टाइम, राइट, 1962 के टाइम क्यूबा के जो प्रेसिडेंट थे फिदेल कास्त्रो, ये एक गवर्नमेंट चलाते थे। ये गवर्नमेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी।
राइट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं साम्यवादी। साम्यवादी। और जो अमेरिका है ये आप देख लो ना, ये यूएस से इधर मैक्सिको है, और ये अटलांटिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो अमेरिका कभी भी शुरू से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को पसंद नहीं करता है। और क्यूबा में उस टाइम रिबेलियन एंड रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, आंदोलन चल रहे थे एक नए स्टेट की फॉर्मेशन को लेके। तो क्यूबा के प्रेसिडेंट ने अमेरिका से हेल्प मांगी थी, बट अमेरिका ने मना कर दिया था, क्योंकि क्यूबा वाज ए कम्युनिस्ट नेशन एट दैट टाइम। देयरफॉर क्यूबा ने क्या किया, रशिया से हेल्प ली, जो अमेरिका का दुश्मन था शुरू से ही, रशिया से हेल्प लिए। तो रशिया ने क्यूबा की हेल्प की थी उस टाइम पे, ठीक है। तो जब अमेरिका ने देखा कि रशिया और क्यूबा काफ़ी क्लोज आ रहे हैं, तो उसने अपने सैनिकों को डिप्लॉय किया क्यूबा में, बट क्यूबा ने उनके सैनिकों को मार दिया, ठीक है। इससे यूएस को काफ़ी डैमेज पहुंचा। तो यूएस ने अभी क्यूबा पे अटैक करने की प्लानिंग की, तो रशिया ने क्यूबा को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैनात किया। अभी न्यूक्लियर फ्रंट पे आ गए थे दोनों देश। तब यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, ठीक है, उनका नाम था, ये लिखा है, जॉन एफ कैनेडी। यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने देखा कि उनको इन्फॉर्म किया गया कि रशिया ने मीडियम एंड इंटरमीडिएट रेंज की न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा में तैनात कर दिया है, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने एडवाइज़र से जो थे उस टाइम पे, उनसे एडवाइस लिया, और ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ एन इन्वेजन और ए न्यूक्लियर स्ट्राइक अगेंस्ट मॉस्को। चाहते तो वो भी ऐसा कर सकते थे कि यूएसए की मिसाइल्स को रशिया में तैनात कर सकते थे, या रशिया के आसपास की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे तैनात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। बट बाद में ये चीज़ रिवील की गई, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि दिस वाज केप्ट अ सीक्रेट बाय बोथ लीडर्स वाज द फैक्ट दैट रेसिप्रोकली द यूएस आल्सो एग्रीड टू विथड्रॉ द जुपिटर न्यूक्लियर मिसाइल फ्रॉम द टर्की। टर्की में जो यूएस ने न्यूक्लियर मिसाइल लगाई थी, डिप्लॉय की थी, इसका नाम था जुपिटर, उसको भी यूएस ने हटाया था। कब हटाया? जब रशिया ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल को वहाँ से हटाया था, क्यूबा से जब उन्होंने डिप्लॉय को हटा दिया था रशिया ने, तो यूएस ने भी अपनी मिसाइल्स को वहाँ से हटा दिया था। ये सब बातें बहुत बाद में पता चली कि ऐसा भी कुछ हुआ था। कई देशों को तो ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि न्यूक्लियर मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है एक दूसरे कंट्रीज़ को लेके, एक क्यूबा जैसे नेशन को लेके, ठीक है। जो सिचुएशन 1962 में हुई थी, वही सेम सिचुएशन आज यूक्रेन को लेकर है। और दोनों ने, रशिया ने रिसेंटली बोला भी है कि अगर उसको न्यूक्लियर पावर यूज़ करनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेगा। ऐसा स्टेटमेंट के बाद यूएस ने भी एक एक्टिव पोजीशन ले ली है न्यूक्लियर मामले में, इसलिए ये आर्टिकल अभी न्यूज़ में आ रहा है। इसमें जो नेक्स्ट न्यूज़ है, कल ही अभी बीसीसीआई ने एक अच्छा निर्णय लिया है, जिसमें उसने बोला है कि मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स टू बी पेड द सेम अमाउंट। टेस्ट मैचेस के लिए 15 लाख रुपए जो अभी तक मेल को मिल रहे थे, वही सेम अमाउंट फीमेल को भी मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज़, टर्की ने नया डिसइंफॉर्मेशन लॉ पास किया है, ठीक है। टर्की की कैपिटल है अंकारा। टर्की नाटो का मेंबर है, तो आंसर है यस। तो इस डिसइंफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी जर्नलिस्ट या मीडिया यूज़र जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाएगा सोशल मीडिया पे, उसको अप टू 3 इयर्स की जेल हो सकती है, राइट। देखो इसमें जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ये कह रहा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट इन न्यूजीलैंड क्रॉस्ड 50% मार्क रिसेंटली। जो न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट है उसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 50% से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन, और वहाँ पे करेंसी है डॉलर, राइट। तो इससे रिलेटेड डेली कुछ ना कुछ क्यूज़ आती रहती हैं कुछ नए टॉपिक पे। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्विज है, जिसमें कह रहा है कि विच अफ्रीकन कंट्री बोस्ट, मतलब प्राउड फील करता है द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट। किस कंट्री की पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है? वो भी एक अफ्रीकन कंट्री है ना, गौर करने वाली बात है। एक अफ्रीकन कंट्री में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा है, और कितना है? 61%। इट इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर क्या है? रवांडा, ठीक है। रवांडा की कैपिटल क्या है? किगाली। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें और भी है, क्वेश्चन नंबर 5। इट सेज यंगेस्ट सर्विंग एमपी इन इंडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताइए जो सबसे ज़्यादा यंग है, राइट। और वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी का है? क्योंझर, उड़ीसा से है। तो वो भी एक वुमेन है, और उनका नाम क्या है? चंद्रानी मुर्मू, राइट। चंद्रानी मुर्मू, ये यंगेस्ट सर्विंग एमपी हैं इंडिया में, शायद 21 ईयर के अराउंड में इनकी एज है, चेक कर लीजिएगा। जो इधर कल की क्विज थी उसके कुछ आंसर्स हैं, तो इन क्विज को आप जरूर देख लो, कुछ कभी कभी पेपर में आती हैं। जैसे इसमें पूछ रहा है कमांडर इन चीफ ऑफ द मुगल आर्मी, मुगल आर्मी के कमांडर इन चीफ का नाम क्या था? बैरम खान। अकबर ने किस टैक्स को एबॉलिश किया, हटा दिया था 1579 में? दैट वाज जिजिया, यानी जजिया कर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकबर ने जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, आर्मी से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, उसका नाम क्या था? इसका नाम था मनसबदारी। इसको आप इनडायरेक्टली ऐसे बोलते हो, मनसबदारी किससे रिलेटेड है? तो ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। अकबर की कैपिटल का नाम क्या था? डेट वाज फतेहपुर सीकरी। मुगल एम्पायर की कैपिटल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अकबर, इट वाज फतेहपुर सीकरी। अकबरनामा किसने लिखी है? द आंसर इज अबुल फजल, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे डेली क्विज के।
देखो इसमें जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये कह रहा है कि जीएम मस्टर्ड विल बी रेडी फॉर कल्टीवेशन इन 3 क्रॉप सीजन्स। आईएआरआई के डायरेक्टर ने कहा है। जीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड, राइट, यहाँ लिखा हूँ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इनको हम बोलते हैं जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। देखो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं ये डेड बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे बनाई जाती हैं, उनका यूज़ करके बनाई जाती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा इसके पहले बीटी कॉटन इंडिया की मार्केट में चल भी रहा है। बीटी का जो फुल फॉर्म है ये एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है बैसिलस थुरेनजेनेसिस। तो इस पे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है कि भारत में ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है इसको कौन सी संस्था परमिशन देती है। तो ये आंसर है इसका जीईएसी, ये जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने, जीईएसी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, राइट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। और ये क्वेश्चन था सेकंड स्टेटमेंट में के फॉर्म में कि जीईसी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत, ठीक है। मिनिस्ट्री, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, राइट। तो इसका आंसर है भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव, ही इज़ द करंट मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की स्थापना किस ईयर में की गई थी? द आंसर इज 1985। यहाँ पे एक टर्म आया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट, IARI। ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है। IARI जब बना था तो इसी को हम पूसा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पूसा। और जब ये IARI बना था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तब इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे था? बिहार में। बिहार में जिस जगह पे था उस जगह का नाम था पूसा, इसलिए हम इसको पूसा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अभी रिसेंट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है IARI का? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। देखो वर्ल्ड की न्यूज़ में ये कह रहा है केन्या की कैपिटल है नैरोबी, वहाँ पे नई कैबिनेट आ गए हैं और उस नए कैबिनेट में जो नए प्रेसिडेंट बने उनका नाम है विलियम रूटो। इधर ये कह रहा है कि कंट्रीज क्लाइमेट एफर्ट्स फॉल शॉर्ट। यूनाइटेड नेशन की जो UNEP है ना, जिसका हेडक्वार्टर UNEP का कहाँ पे है? केन्या नैरोबी। उसने बोला है कि जो आपने बोला था कि COP 26 समिट में ग्लासगो में जो हुई थी कि 1% एमिशन को कट करना है, उसका टारगेट अचीव नहीं किया जा सकता 2030 तक, राइट। तो ये फॉल शॉर्ट हो जाएगा, मतलब टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। COP 26 जो हुई थी वो हुई थी ग्लासगो में, राइट। और जो COP 27 है जो इस साल होगी नवंबर 2022 में, ये कहाँ पे होगी? शर्म एल शेख में। ये कहाँ पे? यह है इजिप्ट, राइट। COP 28 कहाँ पे होगी? UAE। इसी तरह से COP 29 कहाँ पे होगी? ये 2024 में होगी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी है डॉलर, राइट। देखो जो अगली न्यूज़ है ये कह रहा है इजराइल एंड लेबनान साइन मैरीटाइम बॉर्डर डील। यहाँ पे ये कुछ पढ़ने वाला मैटर नहीं है, आपको इसमें मैप में देखना है दोनों का बॉर्डर कहाँ पे है, ठीक है। इजराइल एंड लेबनान का बॉर्डर को मैं देखना है मैप पे। देखो ये सी है, समुद्र है, कौन सा है? मेडिटेरेनियन सी, राइट, जिसको आप देख पा रहे हो। और इसके बॉर्डर पे जो दो कंट्रीज़ हैं, एक है लेबनान की कैपिटल है बेरूत, जो कि मेडिटेरेनियन सी को टच कर रही है। और ये जो कंट्री है ना, ये वाली, ये है इज़राइल, राइट, इज़राइल। और इज़राइल जो अपनी कैपिटल जेरूसलम और फाइनेंशियल कैपिटल तेल अवीव को मानता है। और यहीं पे बॉर्डर में इधर साइड में फ़िलिस्तीन भी है, जो अभी एक UN ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है इस नेशन को। तो PCS में जो क्वेश्चन पूछा था इसमें था कि मेडिटेरेनियन सी को टच कर, इसमें से कौन सा ऐसी कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी को टच नहीं करती है, राइट। तो लेबनान और इजराइल टच करेगी, लेकिन जॉर्डन जो आंसर था ऑप्शन में था ना, जॉर्डन, ये अमान जैसी कैपिटल है जॉर्डन, ये मेडिटेरेनियन सी को टच नहीं करता है, राइट। तो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द नेशंस टचिंग द बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन सी, राइट। इट इज़ इजराइल एंड लेबनान विच इज़ द हुज कैपिटल इज़ बेरूत। बट द कंट्रीज लाइक सीरिया, ये सीरिया की कैपिटल है डेमस्कस, एंड अमान द कैपिटल ऑफ जॉर्डन, दे डू नॉट टच द बॉर्डर ऑफ मेडिटेरेनियन सी। इसमें IAS में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है IAS PCS दोनों के लिए, ये मैप। तो देखो गोलान हाइट्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो IAS में जो गोलान हाइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें ये पूछा था कि गोलान हाइट्स जो न्यूज़ में आता रहता है वो किस पेनिनसुला का पार्ट है। तो ये जो पेनिनसुला कहलाता है, इस पेनिनसुला को हम क्या बोलते हैं? अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। तो गोलान हाइट्स ये सीरिया के साउथ में है, और आप देखोगे ना इजराइल के ईस्ट में और सीरिया के साउथ वेस्ट का पोर्शन है, वो होगा ये गोलान हाइट्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।